चलिए, हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं इंतजार ही कर रहा था आप सभी साथियों का कि जैसे ही अंग्रेजी की क्लास जो है वो ओवर होती है फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करें। तो चलिए, फिर भाटी सर ने क्लास को ओवर कर दिया है और आप सभी लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। तमाम साथी, अभी मैं रास्ते में ही था। संयोग ऐसा रहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर वाले मुझे आने देंगे, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरा जो घर है यहाँ से करीबन 50 से 55 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। और सब लोग जो है घर पर, बुआ जी है ना, सिस्टर, ये सब लोग आए हुए हैं और बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं खाना वाना और ये सब। और मेरी क्लास थी तो मैंने फटाक से घर वालों को कहा कि जल्दी से मेरा खाना पैक कर दिया जाए, मुझे जाना पड़ेगा। और मैं फिर 8 बजे वहां से निकल गया। तो लगभग 1-1.5 घंटे, थोड़ा रास्ता ठीक ठाक बना हुआ है और अभी मैं आ ही गया हूं। ठीक है, तो बाल भी इधर उधर हो ही रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहेगा। मैंने कहा कि आपकी छुट्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, छुट्टी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी एग्जाम आपके सर पर है ना। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी होता तो मैं जरूर छुट्टी लेता, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं था। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, मैं अगर नाम नहीं ले पा रहा हूं तो फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी बहनों को। जैसे कि निशु हमारे साथ जुड़ी हुई है, सेजल जुड़ी हुई है ना, और विशाल भाई जुड़े हुए हैं, मल्लू जी जुड़े हुए हैं, निहाल भाई जुड़े हुए हैं, मोनिका, अरुणा, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को है ना, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है ये रक्षाबंधन आपके जीवन में एक नौकरी को आपके साथ बांध दे और इस रक्षाबंधन आप प्रण लीजिएगा कि आपको इस साल किसी भी हालत में नौकरी लेकर के रहना है। ठीक है, तो चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को जय महाकाल, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बिना देरी किए कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हम मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे। मैं रिवीजन करवाऊंगा क्लास का, उसके बाद में फिर चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। खैर, मैं आपको मुद्रास्फीति पढ़ा रहा था, इन्फ्लेशन बता रहा था। मुद्रा और बैंकिंग हमारा टॉपिक है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि मुद्रा और बैंकिंग दोनों समाप्त नहीं हो जाते, एक ही टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल मुद्रास्फीति पढ़ाया था और मैंने यह बताया था कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। क्या बोलते हैं इसको? महंगाई बोलते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें समय के साथ साथ मेरे साथियों वस्तुओं की कीमतें क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो मेरे साथियों कमोडिटी की जो प्राइस है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। और कल मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि कैसे बढ़ती है। ठीक है, कि बचपन में 1 रुपए में मेरे साथियों 16 चॉकलेट मिलती थी, 16 गोली मिलती थी। धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ गोली की संख्या 12 हुई, फिर 8 हुई, फिर 4 हुई, फिर अब 2 ही, शायद अब तो 1 ही मिलती होगी मेरे ख्याल से। अब चूंकि हम बच्चे रहे नहीं तो हम खाते नहीं है ना। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है। पहले 1 रुपए में हम बहुत सारी चॉकलेट लेकर के आते थे, लेकिन अब 1 रुपए में 1 चॉकलेट ही क्यों मिलती है? क्योंकि पहले रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। जब महंगाई नहीं थी, जब इन्फ्लेशन नहीं थी, तब रुपये की जो मेरे साथियों वैल्यू है वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे, समझना मेरी बात को आरती, जैसे जैसे मेरे दोस्त, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है, रुपये की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो मैंने 2 बातें आपको बताई थी मुद्रास्फीति के अंदर, वो दोनों बातें मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको एक आइडिया बन जाए कि हाँ, ये बातें हमने पढ़ ली थी। मैंने बताया था कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की जो कीमतें हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो क्या होती है? बढ़ती है। तो वस्तुओं की कीमत जो है मेरे दोस्त वो क्या होती है? बढ़ती है। तो वस्तुओं की कीमत या प्राइस जो है वो बढ़ती है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगी। और दूसरा, जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या होता है? घटता है। वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य हम इसे कहते हैं, या इसी को वैल्यू ऑफ मनी के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है मेरे साथियों? कम होता है। तो ये 2 बातें मैंने आपको मुद्रास्फीति में बताई थी, बेसिक सी बातें। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है, आखिर महंगाई क्यों बढ़ती है। तो आइए इसकी हम बात करेंगे मेरे साथियों कि इसके कारण क्या है, आखिर महंगाई बढ़ती क्यों, आखिर क्या कारण है महंगाई बढ़ने के। तो मेरे दोस्त, मुद्रास्फीति के कारणों की हम बात करेंगे कि मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है। इसको कारण कह लो, रीजन कह लो मेरे साथियों, कि क्यों मुद्रास्फीति बढ़ती है, इसके क्या रीजन है, मुद्रास्फीति या महंगाई के क्या कारण क्या है। तो दोस्तों, मेरे पिताजी ने मुझे कान में कहा था कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है। मैं आपको बताता हूं वो क्या कहा था, ये समझाने के लिए केवल है ना, सच में नहीं बोला था, कूटते हैं पिताजी मेरे। तो ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति का पहला कारण है डिमांड बढ़ना। ध्यान रखिएगा, मांग में वृद्धि के कारण।
तो महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड अगर बढ़ेगी मार्केट में तो भी महंगाई होगी। तो पहला मैंने कारण बताया मांग बढ़ने के कारण या मांग में वृद्धि के कारण, ऐसा लिख लेते हैं, डिमांड बढ़ने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण। तो पहला आपको कारण यह लिखना है कि डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड क्यों बढ़ती है, तो कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति में डिमांड क्यों बढ़ती है, और इसका एक कारण भी मैंने बताया था। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा, है ना, समझना मेरी बात को, लोगों के पास में पैसा अगर ज्यादा होगा, समझना मेरी बात को, लोगों के पास में अगर पैसा ज्यादा होगा, या इसी को और दूसरी भाषा में भी कहा जा सकता है, इसको हम कहते हैं कि गौड़ जी, विवेक गौड़ जी सुनिएगा मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। अरे भाई क्या होता है ना कि जब भी मैं कभी पढ़ाता हूं या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उसके सामने जो कमेंट्स आती है वो एक समझाने के तौर पर उसका नाम लेता है, विवेक भाई, है ना, आप इतना लोड मत लो, आपका नाम ले लिया, ठीक है। सुनो अब वापस से, लिंक टूट गई ना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरे साथियों कि क्या समझा रहा था, हाँ, मांग बढ़ने के कारण, ठीक है। सुनिएगा, जब भी लोगों के पास में पैसा होता है, इसका मतलब, इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि लोगों के पास में तरलता ज्यादा है, लिक्विडिटी जाता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी सप्लाई, मुद्रा का प्रवाह, एक ही बात है। तो लिक्विडिटी जब लोगों के पास में ज्यादा होती है तो लिक्विडिटी को एल से डिनोट किया जाता है। ये लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है मुद्रा प्रवाह या तरलता बोलते हैं। जब लोगों के पास में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मुद्रा प्रवाह या मनी सप्लाई ज्यादा होता है, तो क्या करेंगे लोग, तो लोग मेरे साथियों वस्तुओं की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, तो डी बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में, लिक्विडिटी ज्यादा होने से मेरे साथियों क्या होता है, तो लिक्विडिटी ज्यादा होने से डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में, लिक्विडिटी ज्यादा होने से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड ज्यादा होने से मेरे साथियों मार्केट में उस चीज की क्या होगी, सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होने की वजह से कीमत जो है, प्राइस जो है मेरे साथियों वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में आपको, कल मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दे करके आपको समझाया था कि प्राइस कैसे बढ़ेगी। तो ये कीमतों का जो बढ़ना है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को मांग जनित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मांग बढ़ने के कारण अगर महंगाई बढ़ती है तो इसी को हम लोग मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, या इसी को मेरे साथियों मांग बढ़ने के कारण कैसे महंगाई बढ़ती है मैंने बताया। अच्छा, मांग क्यों बढ़ती है, डिमांड बढ़ने के कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा, डिमांड क्यों बढ़ती, कारण क्या है इसके, मांग बढ़ने का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या, इसका रीजन क्या है, जरा वो समझना। लोगों की डिमांड क्यों बढ़ती है, आखिर क्या रीजन है कि लोग डिमांड करते हैं किसी भी कमोडिटी की या वस्तु की या सेवा की, तो कारण क्या है मेरे साथियों, मांग बढ़ती क्यों है, इसलिए बढ़ती है क्योंकि हो सकता है लोगों की जो सैलरी है वो बढ़ जाए। पहला कारण तो यह है मेरे साथियों, वेतन बढ़ जाए, लोगों का वेतन या सैलरी बढ़ जाए। अगर आरडब्ल्यूए मेरी सैलरी बढ़ा देगा तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा, बिल्कुल बढ़ा दूंगा। अगर जैसे अभी मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं, है ना, अगर आरडब्ल्यूए परिवार ने उनको अच्छा लगा कि यार छोरा अच्छा मेहनत करता है, काम करते हैं, इसकी सैलरी जो है वो 20,000 कर देते हैं, तो मान लो 10,000 से 20,000 कर दी मेरी है ना, तो ध्यान रखिएगा 10,000 से 20,000 अगर मेरी सैलरी कर दी है तो क्या होगा, तो मेरे साथियों ये होगा, ध्यान रखना, तो क्या होगा, तो मेरे साथियों ये होगा कि मैं अपनी डिमांड बढ़ा लूंगा। अब अभी क्या करता हूं मैं, 200 रुपए की टी शर्ट पहन लेता हूं, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर मेरी सैलरी 20,000 हो जाएगी तो फिर मैं कहूंगा कि नहीं अब 200 की क्यों पहनूं, अब तो मैं 500 वाली पहनूंगा। आ रही बात समझ में, अब तो मैं 500 वाली टी शर्ट पहनूंगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, मैं 500 की टी शर्ट पहनूंगा उस समय। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सरकार मेरी इनकम पर टैक्स भी लेती है, पता है आपको, सरकार मेरी इनकम पर टैक्स लेती है, जिसे हम कहते हैं आयकर। आयकर मेरे साथियों, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आयकर और अंग्रेजी में कहते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं, आयकर बोलते हैं और अंग्रेजी में इनकम टैक्स कहते हैं। अगर सरकार इनकम टैक्स को कम कर दे, सरकार मेरे पास आए, जनता के पास आए, या पेपर में लेख लिखवा करके कहे कि एक काम करो, आप सबकी जो इनकम है, इनकम टैक्स है वो हम कम कर लेते हैं, पहले आपसे 20-20% टैक्स ले रहे हैं, अब एक काम करते हैं आपसे 10% टैक्स ही ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स अगर कम होगा मेरे साथियों तो हमारे पास में जो पैसा है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में, इनकम टैक्स अगर सरकार इनकम टैक्स कम कर लेती है तो उसकी वजह से हमारे पास में पैसा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पैसा बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई।
तो डिमांड बढ़ने के कारण क्या है, मांग बढ़ने का पहला कारण है वेतन बढ़ रहा है, और दूसरा कारण क्या है, हमारी जो इनकम टैक्स है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये प्रमुख कारण मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की। ये दोनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? एक बार बता दो सब लोग, ये बातें समझ में आ गई ना? बहुत हल्की बात है ये, ठीक है। तो मैंने क्या बताया मेरे साथियों कि डिमांड क्यों बढ़ रही है, वेतन बढ़ गया इस वजह से डिमांड बढ़ रही है, दूसरा इनकम टैक्स कम हो गया इस वजह से भी डिमांड बढ़ रही। हो सकता है लोगों के पास में काला धन ज्यादा हो गया हो। अब लोगों के पास में तो क्या ही काला धन होगा, ब्लैक मनी जिसे आप कहते हैं मेरे साथियों, है ना, ब्लैक मनी, क्या ये काले कलर का होता है? तो मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं होता है काले कलर का। फिर ये ऐसा पैसा होता है जो सरकार से छुपाया गया होता है ना, यानी कि सरकार से छुपाया गया जो धन है वो काला धन कहलाता है। तो मेरे दोस्त अगर लोगों के पास में काला धन बढ़ गया है तो भी डिमांड बढ़ जाती है ना। तो काला धन बढ़ने के कारण भी क्या होता है, डिमांड बढ़ती। एक कारण ये भी है, एक कारण ये भी है कि जनसंख्या बढ़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, जनसंख्या बढ़ जाए जिसे आप पॉपुलेशन कहते हैं। तो मेरे दोस्तों पॉपुलेशन में वृद्धि के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण भी क्या होता है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण भी मेरे साथियों डिमांड बढ़ जाती है। जैसे पहले मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम 3 लोग रहते थे, है ना। तो हम 3 लोग रहते थे तो 5 किलो चीनी में पूरा महीना निकल जाता था। लेकिन जब से मेरी बीवी आई है ना, ध्यान रखिएगा, और जब से, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब से मेरी बीवी आई है, जब से मेरे घर में मेरा भांजा आया है, जब से और भी लोग आए हुए हैं, उसकी वजह से अब हमको 5 किलो अनाज में कुछ नहीं होता। अब हमें कितना अनाज चाहिए, तो अब हमें कितना अनाज चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, अब हमें जो है वो 10 किलो शक्कर चाहिए, तो 10 किलो हमें शक्कर चाहिए। तो डिमांड, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है मेरे दोस्त, डिमांड बढ़ जाती है। बेसिक सी बातें मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मजा आ गया, ठीक है। एक बार सब लोग बताइए यहां तक सब ओके है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात पल्ले पड़ रही है कुछ? यस सर, प्रॉमिस, मजा आया है। लव यू सर, लव यू। मोहम्मद अनाज जी बिल्कुल। आज रक्षाबंधन है क्या, प्लीज बताओ। जी हाँ, आज रक्षाबंधन है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो अगर केवल एसएससी जीडी का होता क्लास तो मैं बिल्कुल नहीं आता, है ना। मैं मैसेज करवा देता कि इतना जरूरी नहीं है और मैं एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा और करवा दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे जो साथी लोग हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एग्जाम है, और मुझे कैसे भी करके उनका सिलेबस समय से समाप्त करना है, ठीक है। तो मुझे वो भी करना है, इसलिए मुझे आना पड़ा। और कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है। परिवार, आप भी तो मेरे परिवार का हिस्सा हो भाई। आपकी नौकरी लगेगी, आपको रोजगार मिलेगा, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी भाई? मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि यार चलो मेरा जाना अच्छा रहा, है ना। तो आप लोगों की नौकरी लगेगी, आप लोग सब लोग अच्छे से मेहनत करोगे, तो भाई मुझे तो मजा आएगा ना। मेरे लिए तो अच्छी बात है कि नहीं यार, मेरे भाई लोगों का हुआ है सिलेक्शन, बहनों का हुआ है, तो मेरा आना आसान हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्या है, परिवार के साथ फिर कभी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, वेतन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी व्यक्ति की, इनकम टैक्स कम होगा तो भी डिमांड बढ़ेगी व्यक्ति की, काला धन बढ़ जाएगा तो भी डिमांड बढ़ेगी। और एक और बात मुझे याद आ रही है, वो क्या आ रही पता है? अगर सरकार अपना खर्च बढ़ा दे, सरकारी खर्च बढ़ जाए, जिसे पब्लिक एक्सपेंडिचर आप कहते हैं, तो मेरे साथियों में यहां लिखूंगा सरकारी खर्च। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आप इसे कह सकते हैं, पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा सही शब्द है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सरकारी खर्च को आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय या खर्च। तो ध्यान रखिएगा, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, इसका मतलब है कि सरकार रोड बनाए, सरकार ब्रिज बनाए, तो भी लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे घर के सामने मान लो मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा, जैसे अभी तो नहीं लेकिन हाँ भविष्य में आने की संभावनाएं हैं। इंदौर रोड पर मेरा घर है, उज्जैन में।
तो ऐसा है कि इंदौर तक तो मेट्रो आ गई है। अब मेट्रो की जो लिंक है वो महाकाल कॉरिडोर तक भी करने को चल रहा है। आ रही बात समझ में? महाकाल कॉरिडोर तक भी उसको कनेक्ट करने का जो कवायद है वो चल रही है। तो अगर मान लेते हैं कि वो बन जाता है और मेट्रो प्रोजेक्ट मेरे घर के सामने से होके निकलेगा, तो आसपास के लोग क्या करेंगे? आसपास के लोग होम स्टे खोल लेंगे, आसपास के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो रेस्टोरेंट खोल लेंगे, ताकि लोगों की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो डिमांड बढ़ेगी डेफिनेटली। तो इस प्रकार से डिमांड बढ़ती है मेरे साथियों। दूसरा क्या है? महंगाई का दूसरा कारण क्या है? महंगाई का दूसरा कारण ये मेरे साथियों, लागत बढ़ जाने के कारण, है ना। चीजें वस्तु इसलिए भी महंगी हो जाती है क्योंकि लागत बढ़ जाती है। तो लागत में वृद्धि के कारण, लागत को बोलते कॉस्ट, ठीक है, या इसी को बोलते कारक लागत। ऐसा लिख लो, कारक लागत। मैं यहां पर लिख देता हूं कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कारक लागत। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत में वृद्धि के कारण, में वृद्धि के कारण। आपको पता है कारक लागत क्या होता है? कारक लागत क्या होता है मेरे दोस्त? फैक्टर कॉस्ट अगर बढ़ती है तो भी क्या होता है? तो भी मेरे साथियों महंगाई बढ़ जाती। कारक लागत का मतलब क्या है? कारक लागत का मतलब देखो, सिंपल सी भाषा में यह है कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे कारकों की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत सारे हम कहें साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कारक को आप साधन कह देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो ये रिमोट है, इस रिमोट को मेरे साथियों बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगी होगी। इस रिमोट को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगी होगी। जैसे इसको बनाने के लिए फैक्ट्री लगी होगी। आ रही बात समझ में? और मान लो कोई व्यक्ति जो इस रिमोट को बना रहा है, उसका मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, उसके पास जगह नहीं है, भूमि नहीं है, तो वो किराए पर भूमि लेगा, तो किराए पर जमीन लेकर के वहां पर फैक्ट्री लगाएगा। दूसरा, इसको बनाने के लिए मजदूरों की भी आवश्यकता लगी है। तीसरा, इसको बनाने के लिए पैसों की भी आवश्यकता लगी है, पैसा, धन, रोकड़ा, है ना। फिर इसको बनाने के लिए मेरे दोस्त जो रिस्क लेने वाला व्यक्ति जो है, उसकी भी आवश्यकता लगी है। अगर वो रिस्क नहीं लेता तो ये बनता कैसे? और इसको फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कारक लागत की भी आवश्यकता, मतलब परिवहन लागत बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन। बस में गया होगा, किधर भी गया होगा, उसने किराया खर्चा लिया होगा कि नहीं लिया होगा? तो मेरे दोस्त, इसको बनाने के लिए, इस वस्तु को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की कॉस्टिंग आई है, तो इसी को बोलते हैं कारक लागत। तो कारक लागत में वृद्धि के कारण जैसे क्या क्या होता है कारक लागत में, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कारक लागत कौन कौन सी चीजें हैं। तो मेरे साथियों, कारक लागत में क्या क्या होगा? लागत को हम बोलते हैं कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मेरे साथियों। तो कौन कौन सी कॉस्ट मेरे साथियों बड़ी होगी? तो ध्यान रखिएगा, जैसे बिजली का बिल, है ना, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी मेरे साथियों। हो सकता है किसी वस्तु को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्च की गई हो, तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होने के कारण या ज्यादा खर्च होने के कारण मेरे साथियों क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, वो चीज महंगी हो जाएगी। दूसरा मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन लागत मेरे साथियों, जिसे आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अगर परिवहन लागत बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो मेरे साथियों कोई मकान मालिक या जो फैक्ट्री का मालिक है वो अपनी जेब से थोड़ी ना पैसा देगा, वो तो आपकी जेब से ही लेगा कि लाओ दो भैया। तीसरी बात क्या है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरी बात यह है कि मजदूरी दर बढ़ जाए। क्या बोलूंगा? मजदूरी दर, मिनिमम वेजेस, है ना, तो वेजेस बढ़ जाए मेरे साथियों। मजदूरी दर, वेजेस बोलते हैं इसको हम, वेजेस, है ना। मजदूर अपना हड़ताल कर दे, वो कह दे नहीं भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो मजदूरों की जो लागत है वो भी बढ़ जाए, मजदूर ज्यादा पैसा ले, तो इस वजह से भी क्या होगा? तो कारक लागत बढ़ जाएगी। और क्या क्या कारण है मेरे दोस्त? और मुझे लगता है किराया बढ़ जाए। भैया जहां पर वो फैक्ट्री लगाई गई है उसका अगर रेंट बढ़ा दिया जाए, तो वो रेंट कौन वसूलेगा? भैया रेंट अगर बढ़ जाएगा तो क्या मालिक जेब से देगा? मालिक जेब से नहीं देगा, ध्यान रखना इस बात का। तो कारक लागत बढ़ने के कारण भी ऐसा गेम हो सकता है आपके साथ में। तो ये सारे के सारे कारण हैं किसी भी चीज के महंगी होने के। आ रही बात समझ में? ये सारे के सारे कारण हैं किसी भी चीज के महंगी होने के मेरे साथियों। इतनी बातें समझ में आ गई क्या आप लोगों को? इतनी बातें समझ में आ गई क्या आप लोगों को? एक बार प्लीज कमेंट करके बता दो
अगर आ गई है तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आइए अगली बात करते हैं मेरे साथियों। मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं? मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं? मुद्रास्फीति के प्रकार, इन्फ्लेशन के टाइप्स की हम बात करते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार की हम बात करते हैं और इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स है? जी हां, इन्फ्लेशन के भी टाइप्स होते हैं। तो बोले कितने प्रकार है? तो ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति के बहुत सारे प्रकार है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं उनकी बात यहां पर करने वाला हूं मेरे दोस्त। तो एक बार सुन लो जरा सभी लोग कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार है। एक को कहते हैं मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पूरा सेम है एज इट इज। बस लेकिन अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछ ले कि मांग जनित मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बार बार इसका रिपीटेशन नहीं करवाना चाहूंगा, समरी केवल बता देता हूं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आप इसे कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति हम इसे कहते हैं। और मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब केवल इतना ही है। बोले कितना? मैं बता रहा हूं ना, कितना, रुको तो सही। ये बता रहा हूं कि डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सप्लाई कम होने के कारण मेरे साथियों किसी भी वस्तु की जो प्राइस है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि डिमांड बढ़ने के कारण अगर किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाती है मेरे साथियों, तो उसको हम बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान रखिएगा, ये पहला पार्ट, मांग जनित मुद्रास्फीति की हमने बात कर ली। दूसरा पार्ट जो है वो भी आप पढ़ चुके हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? लागत जनित मुद्रास्फीति, या इसी को बोलो कारक लागत। कारक लागत, कारक लागत जनित मुद्रास्फीति, कारक लागत जनित मुद्रास्फीति। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसके लिए अंग्रेजी शब्द है मेरे साथियों कि बोलते हैं फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट पुल इन्फ्लेशन। फैक्टर कोस्ट पुल इन्फ्लेशन, मैंने बताया ना अभी कि अगर कारक लागत बढ़ जाती है, फैक्टर कोस्ट बढ़ जाती है, तो इसके कारण भी महंगाई बढ़ जाती है ना। ये आप जानते हैं कि लागत क्या क्या बढ़ेगी, किराया वगैरह वगैरह सब कुछ बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये प्रकार हो गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, महंगाई के प्रकारों को और भी दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। वो कौन कौन से प्रकार है जरा वो समझो। महंगाई के प्रकारों को और कौन किन पार्ट में देखा जाता है मेरे दोस्त, वो समझ लो जरा। महंगाई के प्रकारों को और किन किन टाइप्स में देखा जाता है वो जरा मेरी बात को समझना कि महंगाई के प्रकार को गति के आधार पर भी देखा जाता है, मुद्रास्फीति को गति के आधार पर भी देखा जाता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं गति के आधार पर मुद्रास्फीति। क्या लिखूंगा मेरे दोस्त? गति के आधार पर, गति के आधार पर कि महंगाई बढ़ कैसे रही है। तो मेरे दोस्त आपकी परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है ना, केवल वही बातें बताऊंगा। मुझे बताओ, गति के आधार पर पढ़ाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है? बच्चा पैदा होता है तो रेंगता है, रेंगता है। रेंगना समझते हो ना, रेंगना। बच्चा जब भी पैदा होता है तो रेंगता है मेरे साथियों, रेंगना, रेंगता है। तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो ध्यान रखिएगा, बच्चा सबसे पहले मेरे साथियों क्या होगा? रेंगेगा। तो पहली जो प्रकार है गति के आधार पर, उसका नाम है रेंगती मुद्रास्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति। आ रही बात समझ में? और इसी के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन आप इसे कहते हैं। रेंगती मुद्रास्फीति, या इसी को किस नाम से जाना जाता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है।
बच्चा रेंगेगा, बच्चा जब पैदा होता है तो रेंगता है, रेंगने के बाद में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर क्या करता है, फिर चलने लगता है। आ रही बात समझ में, फिर चलने लगता है। तो दूसरे प्रकार की मुद्रास्फीति जिसे आप लोग कहते हैं चलती मुद्रास्फीति, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, चलती मुद्रास्फीति। और चलती मुद्रास्फीति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो मेरे साथियों चलती मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। बच्चा जब पैदा होता है तो रेंगता है, अरे पैदा होने के तुरंत बाद नहीं रेंगेगा, इतना सा छुटकू सा रहता है वो, है ना। पहले तो वो बढ़िया एनआईसीयू में रहेगा, थोड़ा खुश रहेगा, उसको उस टेम्परेचर में ढालने के लिए थोड़ा समय रखना पड़ता है ना। विकास चौधरी कह रहे पहले रोता है, अरे मेरे भाई रोता है, मुझे भी पता है कि बच्चा जब पैदा होगा तो रोएगा, है ना। कुछ कुछ नहीं रोते, फिर उनको जबरदस्ती रुलाया जाता है, बेटा रो ले रे रो ले, तेरी मम्मी रो लेगी नहीं तो। अच्छा बच्चा जब नहीं रोता है ना तो टेंशन हो जाती है माँ को कि यार ये रो क्यों नहीं रहा है, और जब बच्चा रोता है ना तो मम्मी को सुकून होता है, अरे वाह मेरा बच्चा रोया, मतलब स्वस्थ है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तातीराव जसपाल जी, रेंगना, चलना, दौड़ना, कूदना और अति, क्या बात है, तुमने तो पूरा ही बता दिया बहना। आओ, है ना। तो बच्चा जब पैदा होगा तो रेंगेगा, कुछ समय बाद वो चलेगा, चलने के बाद वो क्या करेगा, जब चलने के बाद वो चलना सीख जाएगा ना तो फिर वो दौड़ना भी शुरू कर देगा। तो फिर लिखेंगे दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती। तो दौड़ती मुद्रास्फीति, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंपिंग इन्फ्लेशन। नहीं 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 नहीं, जंपिंग नहीं, रनिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे इसको, रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग, रन करना ना, रनिंग करना मतलब क्या होता है, दौड़ना। ठीक है धर्मेंद्र भाई, यहां पर उस प्रकार की बात मैं यहां नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रनिंग इन्फ्लेशन आप गूगल कर लो, रनिंग इन्फ्लेशन। बार बार कमेंट मत करो धर्मेंद्र भाई, है ना। और रनिंग इन्फ्लेशन हम इसे कहते हैं। फिर चौथे प्रकार की, बच्चा दौड़ेगा, दौड़ने के बाद क्या करेगा, कूदेगा, तो फिर हम लिखेंगे कूदती मुद्रास्फीति। इसी को जंपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, कूदती मुद्रास्फीति। इसी को जंपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, जंपिंग इन्फ्लेशन, कूदती मुद्रास्फीति। और पांचवा जो है मेरे साथियों, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति, बच्चा रेंगेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, फिर कूदेगा, तो फिर हम कहेंगे अरे यार ये बच्चा तो अति कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अति मुद्रास्फीति, या इसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। किस नाम से संबोधित किया जाता है इसको, हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसी को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये मुद्रास्फीति इतने प्रकारों की होती है, केवल इतना ही याद रख लो मेरे साथियों, इससे ज्यादा ना तो आपकी परीक्षा के लिहाज से काम का है और नहीं कोई मतलब है। राहुल अली शेख जी इधर ध्यान दे लो बेटा, काम आएगा। ठीक है, महंगाई के कारण क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती है, और भी मैं चीजें बता देता हूं महंगाई के कारण क्या क्या है। तो महंगाई के कारण, हालांकि मैं यहां पर आपको बता चुका था ऑलरेडी, महंगाई का कारण जो है, पहला है मांग बढ़ने के कारण, दूसरा है कारक लागत बढ़ने के कारण। इसके और भी अलावा कारण है। कौन कौन से कारण है, चलो मैं इस पेज पे बता देता हूं। तो महंगाई के कारण क्या क्या है, मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है, इन्फ्लेशन के रीजन क्या क्या है। मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है, आपको पता है इसके और क्या क्या कारण हैं, महंगाई के और क्या क्या कारण है। मैं बताता हूं आपको क्या क्या कारण है महंगाई के। महंगाई का एक कारण जो मुझे लगता है, अच्छा आपको पता है हम सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं अन्य देशों के साथ, क्या आयात निर्यात करते हैं। आयात निर्यात का मतलब है खरीदना बेचना। हम विदेशों से सबसे ज्यादा खरीदते हैं कच्चा तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। तो ध्यान रखिएगा, कच्चा तेल, इसे हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो विदेशों से हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं मेरे साथियों कच्चा तेल। क्या बोला मैंने, कच्चा तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल। अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती है, क्या बोल रहा हूं, कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ जाती है तो भी महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कच्चे तेल की कीमत
प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल मेरे साथियों अगर बढ़ जाती है, इसको पी से डिनोट करते हैं, अगर बढ़ जाएगी तो चीजें क्या हो जाएगी, मार्केट में महंगी हो जाएगी। क्योंकि अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो कच्चे तेल से ही तो पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, ये सब इसी से तो बनता है, तो ये भी ऑलरेडी महंगे होंगे। आ रही बात समझ में? तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण ऐसा होता है। पहली बात तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है मेरे साथियों, जमाखोरी। बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं मेरे साथियों, वस्तुओं को क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं। जमाखोरी हम इसे कहते हैं, वस्तुओं को अवेयर करके रखते हैं, जमाखोरी, स्टोरेज बोलते हैं यार इसको, स्टोरेज, या इसी को और शुद्ध हिंदी में अगर बात करें, मतलब जमाखोरी के अलावा तो बोलते हैं भंडारण। भंडारण, अगर वस्तुओं का भंडारण व्यापारी लोग जो है वो अपने पास में रख ले, स्टॉक, जैसे प्याज है ना, लहसुन, ये सब क्या है कि इनको स्टोर करके रखा जा सकता है, गेहूं, ये सब मेरे साथियों। तो इनको अगर स्टोर करके उन्होंने रख लिया तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी उसकी, तो सप्लाई कम हो जाएगी, सब बोलेंगे अरे है ही नहीं, सप्लाई कम होने की वजह से कीमतें ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये भी एक कारण है। तो मेरे साथियों जमाखोरी एक कारण है। फिर एक और कारण मुझे समझ आ रहा है कि अगर देश में उत्पादन कम हो जाए, देश में उत्पादन कम हो जाए तभी तो हम दूसरी जगह से वो सामान मंगवाएंगे। अगर मान लो मेरे खेत पर गेहूं का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उत्पादन कम हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे देश, दूसरे किसी व्यक्ति से गेहूं खरीदूंगा। अरे भाई हो सकता है कि मेरा गेहूं किसी वजह से फसल मेरी नष्ट हो गई, अब खाने के लिए भी गेहूं नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पड़ोसी से, मेरे मामा से, किसी से भी गेहूं खरीदूंगा ना। और अगर मान लो फसल ही खराब हो गई, सबकी फसल खराब हो गई, मान लो उस वर्ष जो है वो सिंचाई हो ही नहीं पाई खेतों में, पानी, मानसून खराब था, नहीं हो पाया मानसून, तो क्या हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होगा तो हर व्यक्ति फिर बोलेगा यार गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं, तो गेहूं कम पड़ जाएंगे, मार्केट में सप्लाई उसकी कम हो जाएगी, तो हमको विदेशों से मंगवाना पड़ेगा, इस वजह से उसकी कीमतें भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यह भी एक कारण है मेरे साथियों। तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी क्या होता है मेरे साथियों, वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ जाती है। फिर एक और कारण मुझे याद आ रहा है, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर हम इसे कहते हैं, जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सब चीजें आ जाती है, तो वहां पर 5 रुपए का बिस्किट भी बहुत महंगा मिलता है। प्राकृतिक आपदा, अभी कोविड काल आपने देखा ना, प्राकृतिक आपदा, जैसे वायरस, कोविड, कोरोना वायरस सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोरोना वायरस का। क्लास रुक रही है क्या, एक बार देखो जरा। कोरोना मेरे साथियों, कोरोना वायरस में क्या हुआ, कोरोना वायरस में चीजें बहुत महंगी हो गई थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर, पहले वैल्यू ही नहीं थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, लेकिन बाद में देखो क्या, मतलब प्रभु ने क्या लीला रची, जो भी आप मानो मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्राकृतिक आपदा में, जैसे कोरोना आपका आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया मेरे साथियों, है ना, अर्थक्वेक आप इसे कहते हैं, या इसके अलावा बाढ़ आ गई, फ्लड बोलते हैं, है ना, या फिर मेरे साथियों सुनामी आ गई, टी सुनामी बोलते हैं हम इसको, है ना। ये सारे के सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, भाई बढ़ती तो है। अच्छा अगली बात ध्यान रखिएगा, इसको महंगाई को मापने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो अगला हेडिंग डालना, महंगाई को मापा कैसे जाता है। तो मुद्रास्फीति का मापन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति का मापन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का मापन मेरे साथियों, इसका मापन कैसे किया जाता है, तो इसका मेजरमेंट करने के लिए कि महंगाई कितनी है, क्योंकि महंगाई को मापे क्यों, अच्छा क्या कारण है महंगाई को मापने का। देखो महंगाई को मापने का एक कारण तो ये क्यों मापी जाती है, तो इसलिए मापी जाती है क्योंकि महंगाई को माप करके हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, देश की सरकार इस पर कंट्रोल करने के उपाय अपनाएगी। और दूसरा जो है, कन्हैया जी आप एप्लीकेशन अपडेट कर लो, शायद इस वजह से आपको बाहर फेंक रहा बार बार।
और दूसरा कारण क्या है मेरे साथियों, कि इसलिए भी मापी जाती है क्योंकि जो गवर्नमेंट, आप लोग जब भी अधिकारी बनोगे ना, गवर्नमेंट में जाओगे, सर्विस में जाओगे, तो आपको महंगाई भत्ता मिलता है, डीए बोलते हैं उसको। तो महंगाई भत्ता भी कैसे, वो सरकार कैलकुलेशन कैसे करेगी कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो मेरे साथियों, इसको मापने के लिए दरअसल दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी मेथड का यूज किया जाता है? दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे साथियों, इसका मेजरमेंट टू मेथड के द्वारा किया जाता है। दो विधियों के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है। मुझे याद आ रहा है वो दो विधियां कौन कौन सी है। तो एक को हम बोलते हैं सीपीआई, दो इंडेक्स है दरअसल, वो दो दो इंडेक्स है ना। तो पहला एक इंडेक्स है, ध्यान रखिए, वो इंडेक्स है। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब है सूचकांक, है ना। दो विधियां या दो सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, इंडेक्स बोलते हैं इसको, इंडेक्स आप इसे कह देते हैं। तो दो सूचकांक का प्रयोग भी किया जाता है। अब ये दो सूचकांक क्या है? तो एक सूचकांक है मेरे साथियों सीपीआई। सीपीआई को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, एक को हम बोलते हैं सीपीआई और सीपीआई को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सीपीआई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, जो चीजों का उपभोग करेगा, जो चीजों का उपयोग करेगा। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आप इसे कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे आप सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो यह भी एक इंडेक्स है इसको मापने के लिए। दूसरा, एक और बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। एक और है, उसका नाम क्या है? डब्ल्यूपीआई। तो मेरे साथियों, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। और डब्ल्यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल, एक मिनट, होलसेल प्राइस इंडेक्स हम इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होलसेल प्राइस इंडेक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो होलसेल का मतलब होता है थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के नाम से भी आप इसे जानते हो। तो मेरे साथियों, एक होता है डब्ल्यूपीआई और एक होता है सीपीआई। ये दोनों याद रखना, इन दोनों के फुल फॉर्म याद रखना। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए, महंगाई का मापन करने के लिए दोनों इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए चल, जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। अरे इतनी बात पल्ले पड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बात में? एक बार बता दो सब लोग, चलो भाई बहनों बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक बार प्लीज बताओ भाई आगे बढ़े। अच्छा, अगली बात मैं आपको बताता हूं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं भैया। और क्वेश्चन क्या है पता है? मतलब वो बिंदु क्या है? वो बिंदु ये, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि महंगाई अच्छी चीज है या बुरी चीज है? महंगाई अच्छी चीज है या बुरी चीज है? इसी को इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मुद्रास्फीति है वो अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बताओ, मुद्रास्फीति अच्छी या बुरी? अच्छी या बुरी? बताइए भैया, आप सब लोग बताएं यार, मजा आएगा आपकी कसम। देखो, मैं ही बातें करूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ूंगा, तो मजा थोड़ी आएगा। मजा आएगा क्या? वन वे कम्युनिकेशन होना ही नहीं चाहिए भैया, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन गुड और बैड, ये बताइए, गुड और बैड? थोड़ा सा बैड की स्पेलिंग देख लेना यार, है ना।
इन्फ्लेशन गुड और बैड, ये बताओ। मुद्रास्फीति अच्छी है या बुरी है, ये बताना है मुझे। आप सबसे मैं जवाब चाहूंगा, मुझे नहीं पता। मुझे ये बताओ, महंगाई अच्छी चीज है या बुरी चीज है? ओहो, एमडी आदिल कह रहे बुरी बात है। ओ माय गॉड, बुरी बात है। कितनी बुरी बात है? अच्छा है भैया। मीशा भारती जी कह रहे अच्छा है, और शंकर तलु जी कह रहे हैं अच्छी है। अच्छी बोल रहे हैं, ठीक है। कोमल कह रहे हैं बुरी है, रेंगती अच्छी होती है। अच्छा सूरज राणा, वाह क्या बात है भाई। महाबेकार, क्या बात है। कल्पना जी ने कहा है बिरमान पर अच्छी है, अच्छी है, बुरी। ओहो हो, पता है मेरे को आपके सबके उत्तर मिल रहे हैं कि अच्छी भी है और बुरी भी है, ऐसा कुछ उत्तर मिल रहा है। जैसे खुशी ने कहा गुड, वेरी 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 वेरी, क्या भाई, वेरी सैड। अच्छा ठीक है। अनुराग, रोहित, बहुत बढ़िया। वर्कशीट नहीं मिल, अरे वर्कशीट कहां आ गई इसमें, है ना, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कह रहे अच्छी है, कुछ लोग कह रहे बुरी है, कोई बात नहीं। ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बताता हूं आज, याद रखना हमेशा के लिए, मुद्रास्फीति अच्छी भी है और बुरी भी है। बोले ये क्या बोल रहे हो गुरुजी? मैं कह रहा हूं हां, मैं सही बोल रहा हूं। तो मुद्रास्फीति अच्छी भी है, कुछ लोगों के लिए अच्छी है, अभी बताऊंगा किन किन लोगों के लिए अच्छी है। ये गुड भी है। अच्छी है मतलब मैं ऐसा कहूंगा मेरे साथियों, कुछ लोगों के लिए ये सकारात्मक भी है, पॉजिटिव भी है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि कुछ लोगों के लिए महंगाई क्या है, सकारात्मक है, अच्छी चीज है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। लेकिन मेरे दोस्त कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी है, बुरी बात भी है। तो मुद्रास्फीति अच्छी भी है और बुरी भी है। तो एक तरफ मैंने लिखा अच्छी और एक तरफ मैं लिख रहा हूं बुरी। बुरी का मतलब होता है बैड, है ना, इसी को बोलते हैं नकारात्मक। क्या बोलते हैं इसको? नकारात्मक। मतलब नेगेटिव भी है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोनों बातें आपको मैं बता रहा हूं, जरा ध्यानपूर्वक समझना इस बात को, ध्यानपूर्वक। और वो बात यह है दरअसल कि किन किन लोगों के लिए अच्छी है। जैसे उदाहरण में बताता हूं, मान लो मार्केट में टमाटर बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं, टमाटर की कीमत बहुत ज्यादा है, प्याज की कीमत बहुत ज्यादा है। ध्यान रखना हरीश, पहले ये सुन लो, बता दूंगा, डोंट वरी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर टमाटर मार्केट में महंगे मिल रहे हैं, प्याज महंगे मिल रहे हैं, तो पहले ये बताओ अच्छा है कि बुरा है? डेफिनेटली अगर मैं दुकान पर जाऊंगा और सब्जी की दुकान पर जाकर के कहूंगा कि मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, और अगर वो मुझे कहेगा कि 1 किलो टमाटर सेठ साहब बोले 300 रुपए किलो है, तो मेरे अरे बाप रे इतनी महंगी टमाटर है? बोले हाँ इतनी महंगी टमाटर। मैं कहूं चलो प्याज दे दो, बोले प्याज भी 250 रुपए किलो। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, क्योंकि मैं उसे खाऊंगा, मैं उसका उपभोग करूंगा। लेकिन वहीं वहीं एक बात बताओ गौरव भाई, आप भी सुनना मेरी बात को। एक बात बताइए, अगर मेरे टमाटर के खेत है, मेरे प्याज के खेत है, और मार्केट में वो चीज महंगी मिल रही है, अब बताओ अच्छी है कि बुरी है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरा खेत है, मैं उत्पादन करता हूं, मैं कृषक हूं, मैं खेती करता हूं, मैं खेती करता हूं मेरे दोस्त, मैं खेती करता हूं, तो अब ये बताइए कि और उस वस्तु की, मैं जिसका उत्पादन कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, उस वस्तु की मार्केट में मेरे साथियों कीमतें ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है। अब मुझे बताओ अच्छी की बुरी है? आ रही बात समझ में आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमेशा जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है मेरे साथियों, जो व्यक्ति किसी भी चीज का उत्पादन करता है, अगर वह मार्केट में महंगी मिले तो उस व्यक्ति के लिए तो वो अच्छी चीज है ना। तो किन किन लोगों के लिए मुद्रास्फीति अच्छी है? तो सबसे पहली बात, जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है मेरे साथियों, उत्पादक को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, उनके लिए मुद्रास्फीति अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ इसमें मिलेगा। अरे भाई मेरे ही खेत है मान लो टमाटर के, और टमाटर महंगे हैं, आ रही बात समझ में? तो अच्छी है, मेरे लिए अच्छी है। वहीं पर मेरे साथियों किसान भाई क्या करते? उत्पादन करते। देखो मुझसे विद्रोह मत करना, हमेशा क्लास में होता ही है। उत्पादक किसान को कहा जाता है, इसलिए जो कृषक भाई है हमारे, कृषक भाई या मैं लिखूं किसान भाई, जो फार्मर है मेरे साथियों, वो चीजों का उत्पादन करता है और कहते हैं कि उस चीज की कीमत बढ़ती है। तो मेरे साथियों मुझसे विद्रोह मत करना, इकोनॉमिक्स
ये मानता है कि किसान भाई के लिए भी अच्छी बात है महंगाई बढ़ना। हालांकि आप मुझे तरह तरीके के जवाब दोगे और कहोगे कि सर किसान से तो 5 रुपए किलो में प्याज ली जाती है और मार्केट में 50 रुपए किलो में मिलती है, 250 में किलो मिलती है, इसमें किसान कहां से अच्छा रह गया। लेकिन विद्रोह मत करना, किसान के लिए अच्छी होती है मुद्रास्फीति, ऐसा किताब मानती है, ऐसा आंसर भी आपको टिक करना पड़ेगा। अगर प्रश्न आ गया कि किसान के लिए मुद्रास्फीति कैसी है तो अच्छी है, ठीक है। वहीं पर जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी महंगाई अच्छी चीज है भैया। वो जितना ज्यादा बिजनेसमैन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं व्यापारी, तो बिजनेसमैन जो है मेरे साथियों, वो जितनी ज्यादा महंगी चीजों को खरीदेंगे उनके लिए वो उतनी ज्यादा महंगी बेचेंगे, उन्हें क्या करना, तो उनके लिए भी अच्छी है मेरे साथियों, ठीक है। और एक और बात मैं केवल यहां लिख रहा हूं, इसको याद कर लेना क्योंकि इसको समझाने के लिए काफी समय लगेगा। समझाऊंगा तो जरूर मैं इसको बोलते हैं ऋणी। ऋणी का मतलब है जो लोन लेता है, डेबिटर्स आप इसे कहते हैं, डेबिटर्स आप इसे कहते हैं जो ऋण लेता है। जैसे मेरा दोस्त अगर मुझसे 100 रुपए उधार लेकर के जाएगा और महंगाई बहुत ज्यादा है उस समय, तो वो लाभ में रहेगा। इतनी केवल बात समझ लो, जो कर्जदार है ना, वो मेरे साथियों क्या होगा, तो कर्जदार या ऋणी जो है वो लाभ में रहेगा। इतनी बात समझना, उसके लिए मुद्रास्फीति अच्छी होती है। ये बात याद कर लो, पढ़ लो, जो भी करना है कर लो। और किन किन लोगों के लिए बुरी चीज है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो उपभोक्ता के लिए बुरी चीज है, कंज्यूमर, जो चीजों का उपयोग करेगा। जैसे टमाटर, मान लो मैं शहर में रहता हूं, टमाटर लेने गया हूं, पता चला 300 रुपए किलो टमाटर है, तो मैं तो टमाटर को कंज्यूम कर रहा था ना, मैं तो टमाटर का उपयोग कर रहा था, इसलिए मैं उपभोक्ता हूं, तो मेरे लिए बुरी चीज है। और दूसरा, जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, नल्ला बैठा रहता है, बेरोजगार है, तो बेरोजगार व्यक्ति जो है, ध्यान रखना, बेरोजगार व्यक्ति जो है, बेरोजगार पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके लिए भी वो नकारात्मक है। एक तो ऑलरेडी बेरोजगार है बेचारा, वो चाहता है कि मार्केट में, है ना, डिस्ट्रॉयर, सुनो मेरी बात को, वो चाहता है कि चीजें मार्केट में सस्ती मिले क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी रोजगार ही नहीं है और चीजें और ज्यादा महंगी हो जाती है, तो कितना दुखदायी स्थिति है। तो बेरोजगार व्यक्ति पर भी मेरे साथियों इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रभाव नकारात्मक पड़ता है या नुकसान में रहता है बेचारा गरीब व्यक्ति। तो गरीब व्यक्ति, तो गरीब पर भी मेरे साथियों ये दुखदायी स्थिति है। फिर और कौन मेरे साथियों परेशान रहता है महंगाई में, तो ध्यान रखिएगा, ऋणदाता, जो ऋण को देता है, क्रेडिटर्स जिसे हम कहते हैं। जैसे मैंने मेरे दोस्तों को 100 रुपए उधार दिए थे, ठीक है, तो महंगाई के समय दिए थे, तो मैं भी नुकसान में रहा। कैसे रहा इसको मैं कल बताऊंगा कैसे रहा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ये महंगाई किसी व्यक्ति के लिए अच्छी भी होती है और किसी के लिए बुरी भी होती है। तो महंगाई अच्छी और बुरी दोनों होती है। ये मुद्रास्फीति से संबंधित बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महंगाई अच्छी है या बुरी है, तो आपको क्या जवाब देना है? महंगाई अच्छी भी है और बुरी भी है। मुद्रास्फीति अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। कुछ लोगों के लिए महंगाई अच्छी है और कुछ लोगों के लिए महंगाई क्या है? बुरी है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, दोनों मैंने बता दी। एक बार मैं चाहूंगा मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, एक बार मैं चाहूंगा, ठीक है, कि आप लोग जितना भी मैंने पढ़ा दिया उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। तब तक मैं आपके रिप्लाई करता हूं। सैनिक कह रहे हैं कि सर क्लास 9 बजे से कर लो। मेरे भाई ऑलरेडी लोकेश भाटी सर इंग्लिश पढ़ाते हैं 9:30 बजे तक, इसलिए क्लास का समय 9 बजे नहीं हो सकता, नहीं तो मुझे भी मजा थोड़ी आता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ज्ञानी सिंह थैंक यू, है ना। ज्ञानी सिंह जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छे से स्टडी कराते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू, है ना। आप सभी की दुआएं हैं कि मैं अच्छे से पढ़ा पाता हूं, ठीक है। मैं भी परेशान हूं अजय कुमार। चलिए, अब जिनको जाना है वो जा सकता है, जिनके डाउट्स बचे हैं वो केवल रुके यहां पर, है ना। चलिए, अब आपके डाउट्स में लूंगा मेरे साथियों। बहुत बढ़िया, मोहम्मद अनाज जी थैंक यू। और बताएं, मिशा भारती गुड नाइट, बिल्कुल गुड नाइट। हिमांशु शर्मा हैप्पी रक्षाबंधन। भाई आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं हो सकता है कोई नहीं लेता है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू खुशप्रीत। ओके ओके इंसार अली जी, किसान कपास देरी से बेचता है तो जमाखोरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, जमाखोरी के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया है जिसको बोलते हैं आवश्यकता वस्तु अधिनियम, है ना। 1955 में बनाया है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बोलते हैं उसको, 1955 में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। किसका बर्थडे है आज? हाँ बिल्कुल,
कितने दिन में कोर्स? 27 तारीख को कोर्स कंप्लीट करवा दूं। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं जबरदस्ती किसी कोर्स को आगे खींचूंगा क्या? ये बताओ। कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहेगा मेरे दोस्त। हर टीचर यही चाहेगा कि समय से कोर्स कंप्लीट हो जाए, बच्चों की परीक्षा में वहां से क्वेश्चन फंसे। तो मेरी भी यही इच्छा है कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फंसे, आप अच्छे से क्वेश्चंस को डील करें। बस यार, इसके अलावा और क्या चाहिए हमें, है ना? वो गाना भी मुझे याद आ रहा है, फिर मुझे क्या चाहिए ऐसा करके। खैर छोड़ो उस गाने को, अभी सुन लूंगा बाद में। टाइम अच्छा है सर, प्लीज चेंज मत करना। अच्छा ठीक है, नहीं चेंज नहीं होगा, संभव ही नहीं है। होता तो अभी तक कर ही लेते। सर उपभोक्ता कैसे नकारात्मक हो सकता है? कृष्णकांत, अरे भाई सुनो, उपभोक्ता का मतलब है जो चीजों को उपभोग करेगा, कंज्यूम करेगा। अब मुझे टमाटर खाने हैं और मैं मार्केट में गया, पता चला 350 रुपए किलो है टमाटर, तो भैया मेरी जेब से तो पैसा ज्यादा जा रहा ना, तो मैं तो नुकसान में हूं ना। ये जी बिल्कुल, सो जाइए सभी लोग, है ना? ओके ओके ठीक है तृप्ति जी, शुक्रिया। चलिए हिमांशु भाई थैंक यू, है ना? सर जी 2.0 में बैच में ज्योग्राफी आप ही पढ़ाओगे? नहीं, संभव है कि मैं ना पढ़ाऊं उसमें ज्योग्राफी, पता नहीं है मुझे। टीम जो निर्णय लेगी हम उसमें वो कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे ज्योग्राफी से प्रभावित है, ज्योग्राफी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है फाउंडेशन बैच में, और यकीन मानना YouTube पर मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। आप वो क्लासेस कर सकते हो। केवल आपको YouTube पे लिखना है विनय सर RWA ज्योग्राफी, बस आपको मिल जाएगी क्लासेस। पूरी की पूरी 65 क्लासेस है, सारी पढ़ना, मजा आ जाएगा। कोमल शर्मा, सर आज कितने रुपए खर्च हो गए? ज्यादा नहीं, 1200 रुपए का खर्चा हुआ है। 6 बहनें हैं, 200 रुपए में समझा के आ गया हूं। बहुत बढ़िया, शानदार। मुद्रास्फीति के कारण समझ नहीं आए हरीश भाई। अच्छा, मुद्रास्फीति के कारण समझ नहीं आए। मुद्रास्फीति का कारण का मतलब है कि क्यों महंगाई बढ़ती है ना? तो मैंने आपको बताया कि महंगाई क्यों बढ़ती है। तो महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है। कच्चा तेल का मतलब है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम जो है वो मार्केट से खरीदते हैं, विदेशों से खरीदते हैं। तो अगर हम महंगा खरीदेंगे तो इसी से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बनता है, तो वो भी चीजें महंगी मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? फिर जमाखोरी, बहुत सारे लोग जो है वो प्याज, है ना, लहसुन, इन सबको स्टोरेज करके रखते हैं अच्छा लाभ लेने के लिए, ठीक है? उत्पादन में कमी होती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए भी बढ़ता है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कोई विशेष नहीं है यार, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है? ये सब चीजें हैं, बाकी लोड मत लीजिए, आप परेशान मत होइएगा। मतलब मेरी गारंटी है कि आपकी परीक्षा में जो भी आएगा वो आप करके आओगे, तोड़ फोड़ के आ जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है? सर किसान को तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, किसी को प्रॉफिट मिलता है। देखो मुझे पता था ना। सैनिक जी, अभी के लिए केवल इतना समझ लो कि ऐसा होता है ना? चलिए आप देखो, ये स्विगी वाला भी मुझे मैसेज कर रहा है कि आ जाओ आप खाना खा लो। क्या लिखा? हाय दुर्गेश फ्रॉम रिमोट बैटल्स, वीडियो अपडेट्स फ्रॉम चाइल्डहुड फ्लाइट। ओ हो भैया, नहीं खाना घर से लेके आया हूं मैं, है ना? चलिए तो मेरे दोस्त अब आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग पढ़ने आए भैया, आप पढ़ते रहो, हम यही चाहते हैं, उम्मीद यही है हमारी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे।